हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। तो आज हम बहुत टाइम बाद जो है वीडियो लेके आए हैं। तो अभी रिसेंटली जो HPJBT के एग्ज़ाम हुए, कमीशन का जो एग्ज़ाम था 25 फैब से लेकर जो है 27 फैब तक, ठीक है। ये जो है मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ, 3 दिन एग्ज़ाम हुआ था और एक दिन में 3 शिफ्ट थी, यानी 9 शिफ्ट जो है टोटल हुई थी, ठीक है। तो हम इसके जो है शिफ्ट वाइज और डेट वाइज जो है इसके साइंस के सेक्शन सॉल्व करेंगे, जो कि आपको हेल्प करेगा किसमें, HP पटवारी के एग्जाम में, ठीक है। अब देखो, जितनी हमने साइंस की थी, हमने कंसेप्ट किए थे प्लस क्वेश्चंस किए थे। देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन कोई एग्जाम में नहीं आया था, तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन एग्जाम में आए थे, फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं थे एग्जाम में। तो आपको जो पटवारी के लिए भी ऐसा ही लेवल लेके चलना है कि आपको अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं, ना कि आपको जो फैक्ट्स रटने हैं, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर पाओगे। तो इसलिए जो हम इनके जो है इनको क्वेश्चन को देख लेते हैं, पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे सारे। उसके बाद जो है इसमें अगर कोई कंसेप्ट हमारा बनता है जो हम नहीं कर पाए थे थ्योरी में, तो हम जो है कवर करेंगे जरूर, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 25 फैब का जो है शिफ्ट 1 का जो पेपर था, उसमें साइंस के जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो। तो देखो, क्वेश्चन आपको डायरेक्ट नहीं था, क्वेश्चन भी जो है बड़े बड़े क्वेश्चन थे, एक लाइन में जो क्वेश्चन नहीं है आपका। तो थोड़े जो है क्वेश्चन कंसेप्चुअल बेस्ड थे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वास्तविक जीवन से संबंधित कौन सी स्थिति स्वच्छ परिवहन ईंधन के रूप में प्राकृतिक गैस के उपयोग का सर्वोत्तम रूप से प्रदर्शित करती है, ठीक है। यानी विच रियल लाइफ सिचुएशन बेस्ट डेमोन्स्ट्रेट्स द यूज ऑफ नेचुरल गैस एज अ क्लीन ट्रांसपोर्ट फ्यूल। हमें इसमें से बताना था कि कौन सी जो है ऐसी, मतलब कौन सी स्थिति जो स्वच्छ परिवहन, ठीक है, स्वच्छ परिवहन यानी कि जो क्लीन ट्रांसपोर्ट फ्यूल होता है हमारा, जो ईंधन ऐसा होता है जो क्लीन ट्रांसपोर्ट फ्यूल जो माना जाता है और प्राकृतिक गैस के उपयोग का वो सर्वोत्तम रूप से क्या करता है, प्रदर्शन करता है। तो ऑप्शन देखते हैं इसमें। ऑप्शन ए था शहर की बसों को CNG पर चलाना, ठीक है। CNG का मतलब होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। रनिंग सिटी बसेस ऑन CNG, या फिर निजी कारों में पेट्रोल का उपयोग, यूजिंग पेट्रोल इन प्राइवेट कार्स, या फिर सी ऑप्शन था हमारा कारखानों में डीजल जनित्रों का उपयोग, यूजिंग डीजल जनरेटेड इन फैक्ट्रीज, या ऑप्शन डी था इसमें भाप इंजनों में कोयले का दहन, बर्निंग कोल इन स्टीम इंजन। तो इसमें हमें सबसे बेस्ट क्या बताना, जो सबसे बेस्ट जो शो करता है कि जो क्या बोलते हैं प्राकृतिक गैस है, जो क्या बोलते हैं प्राकृतिक रूप से जो है कम जो है, जो क्लीन ट्रांसपोर्ट होता है, क्लीन ट्रांसपोर्ट फ्यूल होता है, जो सर्वोत्तम जो है स्वच्छ परिवहन ईंधन के रूप में जो प्राकृतिक गैस का उपयोग जो करता है। तो इसका करेक्ट आंसर आना था ऑप्शन ए, शहर की बसों को CNG पर चलाना, ठीक है। यानी जो भी हमारी CNG जो होती है, हमारी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है, प्राकृतिक गैस है ये, ठीक है। CNG क्या हमारा एक प्राकृतिक गैस है, जो क्या करता है पेट्रोल और डीजल के कंपैरिजन में क्या करता है, कम धुआं और कम हानिकारक गैसें छोड़ता है, ठीक है। तो जो ये CNG आपने याद रखना है कि ये जो है पेट्रोल और डीजल के कंपैरिजन में जो धुआं कम छोड़ता है और ये कम हानिकारक गैसें रिलीज करता है, ठीक है। इसलिए इसको हम एक स्वच्छ परिवहन ईंधन हम इसको मानते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये फीवर हार्मफुल गैसेज है और ये लेस स्मोक जो है प्रोड्यूस करता है, ये चीज़ याद रखनी। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आना था। सेकंड क्वेश्चन था, उसमें टोटल जो साइंस के 30 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पेरिस्कोप का एक सामान्य उपयोग है, पेरिस्कोप, ठीक है। पेरिस्कोप के बारे में हमने बात की थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन यूज ऑफ अ पेरिस्कोप। तो पेरिस्कोप का जो कॉमन यूज जो है इनमें से कौन सा है, तो ऑप्शन हमने देखना था कि कौन सा हमारा बेस्ट ऑप्शन बन रहा है। तो पेरिस्कोप का जो बेस्ट यूज कौन सा होता है, परावर्तित प्रकाश का उपयोग करके भौतिक राशियों को मापना, यानी मेजरिंग फिजिकल क्वांटिटी यूजिंग रिफ्लेक्टेड लाइट। क्या पेरिस्कोप का यूज हम इसमें करते हैं कि हम जो है रिफ्लेक्टेड लाइट को जो मेजर, उसकी जो फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने में। या फिर जो ऑप्शन बी था स्थिति बदले बिना अवरोधों द्वारा छिपी वस्तुओं को देखना, सीइंग ऑब्जेक्ट हिडन बाय ऑब्स्टेकल्स विदाउट चेंजिंग पोजीशन। ऑप्शन सी था ऑब्जर्विंग मैग्नीफाइड इमेजेस ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, या फिर ऑप्शन डी था क्रिएटिंग सिमेट्रिक पैटर्न्स यूजिंग मल्टीपल रिफ्लेक्शंस, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा था, ऑप्शन बी,
ठीक है, कि पेरिस्कोप का जो बेस्ट यूज़ क्या होता है। देखो पेरिस्कोप का उपयोग जो है इसमें क्या होता है, बिना अपनी स्थिति बदले जो है किसी भी जो छिपी वस्तुओं को जो इससे हम देख सकते हैं। कोई भी वस्तु जो है छिपी होती है उसको जो इससे देखा जाता है, जो बिना स्थिति बदले अवरोधों द्वारा छिपी वस्तुओं को देखना। ठीक है, मतलब मान लो कोई वस्तु जहाँ पे उसको बिना उसकी स्थिति बदले, तो जो हिडन ऑब्जेक्ट होता है, जो हमारा छिपी वस्तु होती है, तो इनके जो पेरिस्कोप से जो उन चीज़ों को देख सकते हैं, उनको जो हम जो है बिना अवरोधों द्वारा छिपी वस्तुओं को हम देख सकते हैं। तो यही पेरिस्कोप का यूज है। तो ऑप्शन बी इसका क्या था, करेक्ट आंसर आना था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, मानव श्वसन तंत्र का निम्नलिखित में से कौन सा भाग रक्त वायु के बीच गैसों के विनिमय का स्थल है। ठीक है, यानी विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज द साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड एयर। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। देखो हमने जो है रेस्पिरेशन के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा था। ठीक है, तो ये पूछ रहा हमें कि गैसों का जो विनिमय का मतलब होता है कि जो गैसों का जो आदान प्रदान करता है। ठीक है, तो इसमें बताता है जो हमारा श्वसन तंत्र जो होता है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, तो वहाँ पे जो कौन सा ऐसा पार्ट होता है जो ब्लड और एयर के बीच में जो है गैसेस का क्या करता है, गैसेस को एक्सचेंज करता है। ठीक है, ब्लड और वायु के बीच में जो है गैसेस को एक्सचेंज करता है। तो वो किसका काम है, वो काम है देखो नासिका मार्ग यानी नेसल पैसेज। देखो नासिका मार्ग से तो क्या करते हैं, ये जो है गैसेस को जो है एक्सचेंज नहीं करती है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन था श्वास नली ट्रैकिया, या फिर ऑप्शन सी ब्रोंकाई। ठीक है, ब्रोंकस जिसको बताया, फिर कुपिका एल्वेलोई। ठीक है, देखो एल्वेलोई के बारे में हमने पढ़ा था। जो एल्वेलस होता है, जो गैस यही जो होता है, इसको कुपिका जिसको बोलते हैं हिंदी में, तो यही जो है गैसों का क्या करता है, एक्सचेंज करता है ब्लड से, जो है ब्लड और वायु के बीच में जो गैसों का जो है एक्सचेंज करता है। तो याद रखना आपने गैसों का विनिमय जो है, देखो इसमें क्या होता है, O2 और CO2 को क्या करते हैं, फेफड़ों की कुपिकाओं में होता है। जो फेफड़ों की हमारी कुपिका होती है, एल्विलस होता है, उसमें जो इसका होता है एक्सचेंज किसका होता है, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, CO2 का जो है एल्विलोई ऑफ लंग्स के द्वारा जो इसका आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाई कैन एक्वेटिक एनिमल लाइव अंडर वाटर। जलीय प्राणी जल के नीचे क्यों जीवित रह सकते हैं। देखो ये नहीं पूछा था कि जलीय जीव कौन से होते हैं या फिर जलीय प्राणी कौन से, डायरेक्ट पूछा जो जलीय प्राणी जो होते वो जल के नीचे जीवित रह सकते हैं, कैसे, वो उनके नीचे क्यों जीवित रह सकते हैं, तो इसका हमें रीजन बताना था। तो ऑप्शन हमें क्या दिया था इसमें, ठीक है, क्योंकि जल पूरी तरह स्थिर होता है, बिकॉज वाटर इज कंप्लीटली स्टिल। ठीक है, या फिर जो क्योंकि जल में विसरण नहीं होता है, बिकॉज डिफ्यूजन डज नॉट अकर इन वाटर, या फिर जो है ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, क्योंकि जल में ऑक्सीजन गैस विलीन रहती है, बिकॉज ऑक्सीजन गैस इज डिजॉल्व इन वाटर, या फिर जो ऑप्शन डी बोल रहा है क्योंकि जल सदैव ठंडा रहता है। देखो जल सदैव ठंडा रहता है, इससे तो इसका ये तो कोई रीज़न नहीं बनता कि उसमें जो है जलीय जीव जो है वो जीवित रह सकते हैं। ठीक है, ये तो कोई लॉजिक नहीं बनता। ठीक है, ऑप्शन बी बोला क्योंकि डिफ्यूजन डज नॉट, वहाँ पे जो है जल में विसरण नहीं होता, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत था। और ऑप्शन है क्योंकि जल पूरी तरह स्थिर रहता है, ये भी ऑप्शन गलत था। तो ऑप्शन सी हमारा क्या था इसमें सबसे बेस्ट था, क्योंकि जल में जो ऑक्सीजन गैस विलीन होती है, बिकॉज ऑक्सीजन गैस इज डिजॉल्व इन वाटर। देखो क्यों जल में जो ऑक्सीजन गैस विलीन होने के कारण जो मछलियाँ होती है, आपने देखी होगी पानी में मछलियाँ और अन्य जो भी जो है जलीय जीव होते हैं, वो क्या होते हैं, पानी में जो घुली हुई ऑक्सीजन से क्या करते हैं, श्वसन करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, पानी में जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है, तो इसका आना था ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा बेकिंग सोडा का उपयोग नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूज ऑफ बेकिंग सोडा। देखो बेकिंग सोडा हमने पढ़ा था, उसके यूजेस भी हमने पढ़े थे, तो इनमें से कौन सा उसका जो है यूज नहीं है। तो ऑप्शन ए क्या था, एज एन एंटासिड, ये तो उसका यूज था, प्रति अम्ल के रूप में जो बेकिंग सोडा को यूज किया जाता है। सीमेंट निर्माण में, इन सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में, क्या सीमेंट निर्माण में बेकिंग सोडा यूज किया जाता है, और बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। अग्निशामक में, इन फायर एक्सटिंग्विशर में करते हैं। केक को फूला हुआ बनाने में, देखो केक को फूला जैसे फ्लफी सा होता है ना, मेकिंग केक्स फ्लफी, तो उसमें भी जो है बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है, बट सीमेंट निर्माण में जो है बेकिंग सोडा का यूज नहीं किया जाता, नॉट पूछा था। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, किस विधि में फसल की आनुवांशिक संरचना को प्रत्यक्ष रूप से परिवर्तित करना शामिल है। ठीक है, विच मैथड इन्वॉल्व्स डायरेक्टली अल्टरिंग द जेनेटिक
कंपोजिशन ऑफ अ क्रॉप। ठीक है, हमें जो इसमें क्या पूछा था क्वेश्चन नंबर 6 में कि जो डायरेक्टली जो आनुवांशिक संरचना को प्रत्यक्ष रूप से परिवर्तित करना, इनमें से कौन सा शामिल। फर्स्ट था इंटरक्रॉपिंग, ठीक है, यानी अंतर फसलन, या फिर हाइब्रिडाइजेशन, या फिर क्रॉप रोटेशन, या फिर मिक्स्ड क्रॉपिंग। तो करेक्ट आंसर क्या आना था इसका क्वेश्चन नंबर सी का, तो इसका आना था हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, संकरण, यानी कौन सा मेथड जो डायरेक्टली अल्टरिंग द जेनेटिक कॉम्पोजिशन ऑफ अ क्रॉप। देखो जेनेटिक का मतलब क्या होता है, जो जेनेटिक कॉम्पोजिशन होता है, जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, ये चेंज करता है जेनेटिक कॉम्पोजिशन बाय क्रॉसिंग टू वेराइटीज। ये टू वेराइटीज को क्या करता है, ये चेंज करता है। ठीक है, यानी हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें दो ऐसी जो है, इसमें दो किस्मों को क्या करते हैं, अलग अलग दो किस्मों को मिलाकर, ठीक है, दो किस्मों को मिलाकर क्या करते हैं हम, नई आनुवांशिक, दो किस्मों को मिलाकर नई आनुवांशिक संरचना बनाई जाती है। ठीक है, संरचना बनाई जाती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या आता है इसका, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन पर विचार करते हुए कौन सी विशेषता सजीवों को निर्जीव वस्तुओं से विभेदित करती है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, जो अपशिष्ट पदार्थ के निष्कासन का मतलब है कंसिडरिंग एक्सक्रिएशन ऑफ वेस्ट मटेरियल, जो एक्सक्रिएशन होता है वेस्ट मटेरियल का जो निष्कासन होता है, विच कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंशिएट लिविंग बीइंग्स फ्रॉम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, यानी जो हमारा पदार्थों के निष्कासन जो होता है, अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं, जो वेस्ट मटेरियल का जो निष्कासन होता है, तो कौन सी विशेषता ऐसी, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो सजीव यानी जो लिविंग थिंग्स होती है उनको जो निर्जीवों से अलग करती है, विभेदित करती है। तो ऑप्शन क्या क्या थे हमारे पास इसमें, सजीव और निर्जीव दोनों अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं। क्या लिविंग और नॉन लिविंग रिलीज वेस्ट, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है वो भी अपशिष्ट पदार्थों का क्या उत्सर्जन करते हैं, नहीं करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए तो हमारा पहले ही कट हो गया। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है, केवल सजीव ही अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं, ओनली लिविंग बीइंग्स एक्सक्रिएट वेस्ट मटेरियल। ये सही हमारा, ये कैरेक्टरिस्टिक सही है, क्योंकि जो सजीव होते हैं वही अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं, ये सही है। बाकी भी ऑप्शन भी देख लेते हैं। ऑप्शन सी क्या बोलता है, केवल निर्जीव ही अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं, नहीं नॉन लिविंग तो जो है वो नहीं करते हैं। गति केवल सजीवों में ही पाई जाती है, मूवमेंट इज फाउंड ओनली इन लिविंग थिंग्स। क्या मूवमेंट सिर्फ लिविंग बीइंग्स में होता है, वो नॉन लिविंग बीइंग्स में भी होता है। ठीक है, मूवमेंट होता है ना, आपने देखा होगा जो नॉन लिविंग, एक बस ही देख लो, नॉन लिविंग बीइंग से हमारा एक, तो वो जो है वो गति करता है ना, जब एक इंसान उसको बस को चलाएगा तो वो मूव करता है। तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या था, करेक्टरिस्टिक, जिसकी रॉन्ग थी। तो ऑप्शन बी इज द बेस्ट आंसर, जो है जो हमारा एक्सक्रिएशन जो सिस्टम है वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग बीइंग्स में ही होता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस को कोयला और पेट्रोलियम की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक स्वच्छ ईंधन माना जाता है, क्योंकि ठीक है, देखो जो हमारी नेचुरल गैसेस होती है, तो कोयला और पेट्रोलियम के कंपैरिजन में जो है अधिक स्वच्छ ईंधन माना जाता है, किसको, प्राकृतिक गैस को। ठीक है, जो हमारा नेचुरल गैस होती है उसको हम क्या मानते हैं, उसको जो हम अच्छा स्वच्छ ईंधन मानते हैं कोयला और पेट्रोलियम के कंपैरिजन में। क्यों मानते हैं, तो इसका हमें रीजन बताना था। ठीक है, यही क्वेश्चन है इंग्लिश में, नेचुरल गैस इज कंसिडर्ड अ रिलेटिवली क्लीनर फ्यूल देन कोल एंड पेट्रोलियम, बिकॉज, क्यों। तो ऑप्शन ए क्या बोलता है हमारा, जलने पर इससे अधिक धुआं उत्पन्न होता है, इट प्रोड्यूस मोर स्मोकिंग ऑन बर्निंग। तो क्या क्या बोलते हैं, नेचुरल गैस से क्या धुआं उत्पन्न होता है, नहीं होता है। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन कट। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है, यह केवल गहरी खानों में ही पाया जाता है, इट इज फाउंड ओनली इन डीप माइंस। क्या नेचुरल गैस सिर्फ डीप माइंस में पाई जाती है, नहीं पाई जाती। जलने के बाद यह कोई अवशेष नहीं छोड़ता, इट डज नॉट लीव एनी रेजिड्यू आफ्टर बर्निंग। जो हमारी नेचुरल गैस होती है जलने के बाद कोई अवशेष छोड़ता है क्या, जैसे आप जो है नहीं छोड़ता। ठीक है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। इसका आसानी से परिवहन नहीं किया जा सकता, इट कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड इजीली, ये गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर आना था ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इज द, देखो जो हमारी नेचुरल गैस जो होती है, जो जलने के बाद ये कोई अवशेष नहीं छोड़ता है, याद रखना। जो नेचुरल गैस होगी तो जलने पर राख या ठोस अवशेष नहीं छोड़ती है ये। ठीक है, ये जो है नेचुरल गैस जो है डज नॉट लीव सॉलिड रेजिड्यू आफ्टर बर्निंग। ठीक है, तो ये जो है कोई भी जो रेजिड्यू नहीं छोड़ती है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, गति के द्वितीय नियम। ठीक है, हमने पढ़ा था जो न्यूटन ने जो है गति के 3 लॉज दिए थे, तो जो सेकंड नियम जो है उसके अनुसार तेज गति से आती क्रिकेट गेंद को कैच करते समय फील्डर अपने हाथों को पीछे की ओर ले जाता है।
ठीक है। ये हमने एग्जाम्पल भी लिया था कि जब जो है जो फील्डर होता है, गति का दूसरा नियम क्या बोलता है, जब उसको कैच करना होता है तो वो कैच करते हुए अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। क्यों खींचता है, तो इसमें हमें देखते हैं ऑप्शन। अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, व्हाई डज अ फील्डर मूव हिज हैंड्स बैकवर्ड व्हाइल कैचिंग अ फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल। ये हमने एग्जाम्पल में किया था, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या बोलता है इसमें, यह चोट को कम करने के लिए गेंद के द्रव्यमान को परिवर्तित कर देता है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि जो चोट लगने का जो इट चेंजेस द मास ऑफ द बॉल टू रिड्यूस इंजरी, ठीक है, या इससे वेग और भी प्रभावशाली प्रतीत होता है। इट मेक्स द वेलोसिटी अपीयर मोर इफेक्टिव नहीं, यह एक बेहतर प्रक्षेप के लिए गेंद की गति में वृद्धि करता है। इट इंक्रीज द स्पीड ऑफ द बॉल फॉर अ बेटर थ्रो, या फिर ऑप्शन डी, इससे वेग के घटने का समय बढ़ जाता है जिससे झटका कम हो जाता है। तो ऑप्शन डी इज द बेस्ट आंसर, क्योंकि क्या करता है, जब जो है फील्डर क्या करता है, अपने हाथ को जो पीछे की ओर खींचता है, पीछे की ओर ले जाने से क्या होता है, जो गेंद का जो रुकने का समय होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो उसमें से जो है जो फोर्स होती है वो कम लगती है, ठीक है। यही हमारा सेकंड लॉ बोलता है, ठीक है। याद रखना सेकंड लॉ हमारा क्या था, एफ इक्वल्स टू, ये भी बताया था आपको, मास इंटू एक्सलरेशन भी बताया, या फिर सेकंड लॉ इक्वल्स टू डेल्टा पी अपॉन टी बी, ये भी आपका सेकंड लॉ ही बोलता है, ठीक है। यानी बाय इंक्रीजिंग स्टॉपिंग टाइम फोर्स रिड्यूस, फोर्स क्या होगी, रिड्यूस होती है, इससे वेग के घटने का समय बढ़ जाता है जिससे झटका कम हो जाता है, फोर्स कम लगती है, और जो है वेग जो होता है उसके क्या होता है, बाय इंक्रीजिंग स्टॉपिंग टाइम, हाथ पीछे ले जाने से गेंद का रुकने का समय क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है, समय जो है बढ़ जाता है, और उससे जो फोर्स कैसी होती है, कम लगता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, असमान गति की मुख्य विशेषता क्या है, व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। असमान गति यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, देखो आपको डायरेक्ट ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया कि असमान गति या समान गति, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी थी आपको जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। तो इसके ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या बोलता है हमारा, वस्तु स्थिर अवस्था में रहती है, द ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट, ठीक है। जो असमान गति की मुख्य विशेषता ये तो नहीं होती कि ऑब्जेक्ट जो हमेशा रेस्ट में ही रहेगा, ठीक है, या फिर वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स, क्या वस्तु जो है समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, नहीं करती है, ठीक है। ऑप्शन सी बोलता है वस्तु वक्रित पथ पर गति करती है, द ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ कर्व्ड पाथ। ऐसा नहीं है कि वस्तु सिर्फ और सिर्फ जो यूनिफॉर्म मोशन है सिर्फ वो कर्व्ड पाथ पे ही जो है मूव करती है, ठीक है। ऑप्शन डी क्या बोलता है, वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है, द ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस, वो जो है अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करती है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो ये क्या आना है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखो वो क्या करेगा, डिस्टेंसेस कितना कवर करेगा, अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल नहीं होगा, बट सेम टाइम में जो मान लो जो समान गति से चल रही है और जो असमान गति से चल रही है, तो टाइम दोनों को सेम ले लो, तो वो डिस्टेंस क्या से करेगी, उस डिस्टेंसेस में क्या होगा, उन दोनों का डिस्टेंसेस अनइक्वल होगा। तो यही जो क्या है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो बेस्ट जो है कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, असमान गति में जो वस्तु समान समय में क्या करेगी, असमान दूरी तय करती है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था रव यानी नॉइज, जिसको हम जो नॉइज होता है, शोर भी इसको बोलते हैं, इसमें रव लिया है, आमतौर पर मानव एकाग्रता को कैसे प्रभावित करता है, ठीक है। नॉइज जो होता है आमतौर पर मानव एकाग्रता को कैसे प्रभावित करता है, जो हमारा जो है एकाग्रता का मतलब जो हमारा कंसंट्रेशन होता है, हाउ डज नॉइज जनरली अफेक्ट ह्यूमन कंसंट्रेशन, जो ह्यूमन कंसंट्रेशन होता है तो उसको कैसे जो प्रभावित करता है। तो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन ए क्या बोलता है, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्या शोर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इट हैज़ नो इफेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा था कि जो हमारा जो मानव एकाग्रता पर जो शोर का क्या प्रभाव पड़ता है, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसा तो नहीं होता, अगर आप कंसंट्रेट माइंड से बैठे हो तो आप शोर कोई कर रहा है तो क्या उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पड़ता है, तो ये तो गलत स्टेटमेंट होगी। यह एकाग्रता में सुधार करता है, क्या शोर एकाग्रता में सुधार करता है, नहीं करता। यह एकाग्रता के स्तर को कम करता है, इट रिड्यूस द लेवल ऑफ कंसंट्रेशन, ये सही हो सकता है। ऑप्शन डी स्मृति को बढ़ता है, क्या ये मेमोरी को बढ़ाएगा, नहीं बढ़ाएगा, तो ऑप्शन सी इज द बेस्ट आंसर। देखो ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, बट अगर जो है टाइम के अकॉर्डिंग आपने स्टेटमेंट सारी पढ़ ली होगी तो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, भारत में खरीफ फसलों के लिए किस के लिए जल का मुख्य स्रोत क्या है। जो खरीफ की फसलें होती है जो बरसात के टाइम में जो बोई जाती है, खरीफ जैसे मक्का जो हमारा मेजर खरीफ फसल है, ठीक है, तो कौन से जो व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर खरीफ क्रॉप्स इन इंडिया, तो इंडिया में जो है खरीफ फसलों के लिए जल का मुख्य स्रोत क्या रहता है। तो डैम नहीं होता, नलकूप नहीं होते, सिंचाई नहीं होती, उसके लिए होता है वर्षा यानी रेनफॉल, क्योंकि खरीफ की फसलें ही कब होती है, बरसातों के टाइम में बोई जाती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, मनुष्य के दांतों की आकृति में भिन्नता मुख्य रूप से इसलिए होती है क्योंकि जो मनुष्य के दांतों की जो आकृति होती है तो उसमें क्या होती है, वेरिएशन पाए जाते हैं। वेरिएशन इन द शेप ऑफ ह्यूमन टीथ मेनली अकर्स बिकॉज, क्यों, उसका रीजन बताना है कि जो मनुष्य के जो शरीर में जो उनके दांत होते हैं उसमें वेरिएशन देखने को मिलते हैं, ऐसा क्यों होता है, ठीक है, उसका रीजन बताना है। ऑप्शन ए क्या बोलता है हमारा, वह अलग अलग संख्या में मौजूद होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन डिफरेंट नंबर्स, क्या दांत अलग अलग संख्या में मौजूद होते हैं, नहीं होते हैं, ठीक है। तो 13 का जो ऑप्शन ए तो हमारा कट ही होगा, ठीक है, संख्या तो जो दांतों की सेम ही रहती है। वह अलग अलग कार्य करते हैं, दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, देखो सभी के दांत जो है अलग अलग परफॉर्म करते हैं, ठीक है। हमें ये पूछा है, जो हमें मानव की पूछी है ना, मनुष्य के दांतों की, ठीक है, देखो दांतों की संख्या तो सेम होती है सबकी, ठीक है, और अलग अलग का सबका कार्य अलग अलग, कोई कुछ खा रहा है, किसी का काम कुछ है दांतों का, ठीक है, अलग अलग हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, बाकी भी ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ठीक है। वह अलग अलग समय पर वृद्धि करते हैं, दे ग्रो एट डिफरेंट टाइम्स, ये नहीं हो सकता, उनके रंग अलग अलग होते हैं, दांतों अलग अलग नहीं होता, सबके दांतों का जो रंग जो है वाइट ही होता है, ठीक है। तो इसका बेस्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी, वह अलग अलग कार्य करते हैं, ठीक है, ये इसमें जो है वेरिएशन इसकी वजह से देखने को मिलता है, ठीक है। अब खुद देखो आप, इंसिसर्स, कैनिन्स, मोलर्स अलग अलग कार्य करते हैं, इसलिए आकार अलग होता है। डिफरेंट टीथ जो होते हैं वो परफॉर्म करते हैं डिफरेंट फंक्शंस, हैंस शेप वेरीज, तो इसीलिए जो शेप भी क्या करती है, वेरी करती है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, एक ब्रेल अक्षर बनाने के लिए कितने बिंदुओं का उपयोग किया जाता है, ये भी बेसिक क्वेश्चन था। हाउ मैनी डॉट्स आर यूज टू मेक अ ब्रेल कैरेक्टर्स, जो ब्रेल कैरेक्टर जो होते हैं, ब्रेल अक्षर जो बनाए जाते हैं, कितने बिंदुओं का उपयोग किया जाता है, तो उसमें 6 बिंदुओं का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ब्रेल सेल में जो है 6 डॉट्स होते हैं, याद रखना आपने 6 डॉट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, वाहन में ऑडोमीटर क्या मापता है, ठीक है। ऑडोमीटर ये तो चलो डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया, कुछ ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी है। व्हाट डज एन ऑडोमीटर मेजर इन अ व्हीकल, ऑडोमीटर जो है क्या मापता है, ठीक है। 15 का जो है ऑडोमीटर के मापने का जो है मापता किसको है, वो शायद जो है डिस्टेंसेस को मापता है, ठीक है। दूरी तय करने में लगा समय, समय को नहीं मापता ऑडोमीटर। वाहन द्वारा किलोमीटर में तय की गई दूरी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल इन किलोमीटर, डिस्टेंस को मापने का काम है ऑडोमीटर का, ठीक है। ये आंसर हमारा करेक्ट हो सकता है। आगे क्या है, वाहन की चाल किलोमीटर पर आवर, देखो स्पीड को नहीं मापता, खपत किए गए ईंधन की मात्रा नहीं मापता, तो किसको मापता है, डिस्टेंसेस को मापता है। ऑडोमीटर जो दूरी मापता है, ठीक है। एन ऑडोमीटर मेजर्स डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड, याद रखना आपने, एन ऑडोमीटर मेजर डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक किसान खेत में फसल से लंबे समय तक खरपतवार की कटाई नहीं करता है, ऐसे में किस परिणाम की सबसे अधिक संभावना होती है, ठीक है। देखो क्या बोलते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन से भी क्वेश्चन आया हुआ आपको। देखो एक किसान जो अगर खेत में जो फसल से जो है लंबे समय तक खरपतवार जो होता है उसमें, तो वो खरपतवार जो उसमें जो अलग जो एक्स्ट्रा जो उसमें पौधे उग जाते हैं तो उनकी कटाई नहीं करता, ऐसे में किस परिणाम की सबसे अधिक संभावना रहने के चांसेस होती है। जो खरपतवार होते हैं वो क्या करते हैं, पोषक तत्व और पानी जो है छीन लेते हैं, ठीक है, और पैदावार उससे कम होती है। जो पानी जो सिर्फ फसल में जाना था वो बाकी जो पौधों में भी चला जाता है, जिससे जो हमारी फसल जो है कम होने के चांसेस रहते हैं। तो ये इसमें देख लेते हैं हम, ऑप्शन देख लेते हैं। अ फार्मर डज नॉट रिमूव वीड्स फ्रॉम द फील्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, इन सच अ केस विच आउटकम इज मोस्ट लाइकली, देखो अंडरस्टैंडिंग लेवल का क्वेश्चन था। देखो तो इससे क्या फर्क पड़ता है, अगर जो एक फसल जो क्या किसान जो है
फसल से जो है खरपतवार नहीं निकाल पा रहा है, खरपतवार जो होते हैं उसमें एक्स्ट्रा जो पौधे जो उगे होते हैं वो नहीं निकाल रहा है फसल से, उससे क्या फर्क पड़ता है? स्वस्थ फसल वृद्धि, क्या हेल्थ क्रॉप ग्रोथ होगा, हेल्दी क्रॉप ग्रोथ होगा? नहीं होगा। फसल की कटाई में सुधार, इंप्रूवमेंट इन क्रॉप हार्वेस्टिंग नहीं होगा। देखो बाकी भी जो है खरपतवार भी फसल के साथ जो है कट जाएंगे, है ना। फसल की पैदावार में कमी, डिक्रीज इन क्रॉप यील्ड, ये इसका करेक्ट आंसर आता ऑप्शन सी, फसल की पैदावार में कमी देखने को मिलेगी। इंक्रीज इन सॉइल न्यूट्रिएंट, मृदा के पोषक तत्व में वृद्धि नहीं, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा 17। सूत्र इकाई द्रव्यमान आणविक द्रव्यमान के समान ही क्यों परिकलित किया जाता है? ठीक है, व्हाई इज फॉर्मूला यूनिट मास कैलकुलेटेड इन द सेम वे एज मॉलिक्यूलर मास। जो मतलब ये बोल रहा है कि क्यों जो है जो फॉर्मूला यूनिट होता है हमारा, एक फॉर्मूला यूनिट मास होता है, वो कैलकुलेट करता है सेम वे एज मॉलिक्यूलर मास, वो वैसे ही कैलकुलेट करता है जैसे मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करता है। ठीक है, उसके समान ही क्यों जो है गणना करता है? तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं इसके। ऑप्शन ए क्या बोलता है हमारा, क्योंकि दोनों में मूल इकाई के परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का योग शामिल होता है। बिकॉज बोथ इन्वॉल्व द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द बेसिक यूनिट। ठीक हो सकता है, सही बात बोल रहा है। ऑप्शन बी देख लेते, बिकॉज फॉर्मूला यूनिट आर ऑलवेज लार्जर देन मॉलिक्यूल्स, नहीं। ऑप्शन सी, बिकॉज ऑल सब्सटेंसेस हैव द सेम एटॉमिक मास, क्योंकि सभी पदार्थों का परमाणु द्रव्यमान समान होता है। सबका परमाणु द्रव्यमान समान नहीं होता है, क्योंकि आयनों का द्रव्यमान नहीं होता, नहीं, आयन का भी जो है मास होता है, मास नंबर होता है। ठीक है, तो ये भी नहीं आएगा, तो ऑप्शन ए ही क्या हमारा सही आंसर होना था। तो 17 का आना था ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 18, डैश के दौरान मुख्यतः कॉल गैस प्राप्त होती है। कॉल गैस इज मेनली ऑब्टेन ड्यूरिंग, ठीक है, ड्यूरिंग, ठीक है, कॉल गैस इज मेनली ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग, पृथ्वी से कोयले के खनन के टाइम जो हमारी जो है कोल गैस प्राप्त होती है, तो वो कैसे प्राप्त होती है? वो ऑब्टेन्ड होती है बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखो माइनिंग ऑफ कोल फ्रॉम द अर्थ से नहीं होती, या फिर जो कोयले के भंजक आसवन जो होते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, तभी जो क्या होती है कोल गैस प्राप्त होती है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भट्टियों के कोयले के दहन में नहीं होती, जल के कोयले के दहन में नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम रूप से व्याख्या करता है कि मानव जीवन में यौवन आरंभ को एक संक्रमण काल, ट्रांजिशन पीरियड क्यों माना जाता है? देखो ये अडोलसेंस जो पीरियड था, अडोलसेंस की और जो था किशोरावस्था की और 8th क्लास का जो टॉपिक है आपका, देखो अडोलसेंस से भी क्वेश्चन पूछा गया था कि ये व्याख्या जो मानव जीवन में यौवन आरंभ होता है, ठीक है, जो अडोलसेंस इज कंसिडर अ ट्रांजिशन पीरियड इन ह्यूमन लाइफ। जो अडोलसेंस पीरियड जो होता है, यौवन आरंभ को एक संक्रमण काल माना जाता है, ट्रांजिशन पीरियड माना जाता है। क्यों माना जाता है? तो इसका जो है देखो जो यौवन आरंभ में होता है उस टाइम जो शारीरिक जो या फिर जो हमारा भावनात्मक जो बदलाव हमारे लाइफ में होते रहते हैं, यानी हमारा जो फिजिकल चेंज भी होता है और इमोशनल ट्रांजिशन भी देखने को मिलता है, इस कारण से इसको ट्रांजिशन पीरियड कहा जाता है। देखते हैं ऑप्शन, इट इज़ मेनली रिलेटेड टू इमोशनल डेवलपमेंट, ओनली इमोशनल डेवलपमेंट नहीं आएगा। ठीक है, यह केवल प्रेजेंट रिप्रोडक्शन की क्षमता विकसित करने में के संबंध में, इट इज़ ओनली रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी नहीं, यह शारीरिक और भावनात्मक परिवर्तन के साथ बाल्यावस्था से वयस्कता की ओर बदलाव को चिन्हित करता है। ऑप्शन सी इज द बेस्ट आंसर। ठीक है, जो यौवन आरंभ जो होता है तो उसमें शारीरिक और भावनात्मक बदलाव देखने को मिलते हैं। ऑप्शन डी क्या बोलता है, केवल हड्डियों और पेशियों की शारीरिक वृद्धि नहीं, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमने किया था थ्योरी में, एक विद्यार्थी को पदार्थों को कठोर और मृदु में वर्गीकृत करने के लिए कहा जाता है। यदि केवल स्पर्श को मानदंड माना जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा समूह सर्वाधिक भ्रम पैदा करने की संभावना रखता है? ठीक है, यानी आप एक स्टूडेंट को बोल रहे हो कि जो पदार्थों को जो है कठोर और मृदु में वर्गीकृत करना, जो कठोर होते हैं कुछ मृदु भी होते हैं, ठीक है, जो कुछ हार्ड होते हैं कुछ सॉफ्ट होते हैं, तो उन आपको जो उसमें उसको जो वर्गीकृत करना है, तो केवल स्पर्श करने से, अगर आप उसको छूने से बता पा रहे हो कि ये हार्ड है ये सॉफ्ट है, तो इससे जो कौन सा भ्रम पैदा होने की संभावना रहती है? ठीक है, अ स्टूडेंट इज आस्क्ड टू क्लासिफाई सब्सटेंसेस एज हार्ड एंड सॉफ्ट इफ ओनली टच इज कंसिडर्ड एज द क्राइटेरियन, विच ग्रुप इज मोस्टली लाइकली टू कॉज कन्फ्यूजन। तो कौन सा जो कन्फ्यूजन सबसे ज़्यादा पैदा होने के चांसेस हैं?
ऑप्शन ए क्या होता है, कांच और पत्थर, ग्लास एंड स्टोन। देखो देखो ग्लास भी कैसे होता है, हार्ड होता है, स्टोन भी हार्ड होता है। तो क्या ये आपके भ्रम पैदा हो सकता है, ऑप्शन ए। या फिर जो ऑप्शन बी, कपास और ये भ्रम पैदा कर सकता है, नहीं करेगा, ये दोनों ही कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। कपास और लोहा, कपास कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, लोहा कैसा होता है, हार्ड होता है। स्पंज और प्लास्टिक, अब देखो यहाँ पे भ्रम पैदा हो सकता है स्पंज एंड प्लास्टिक में। रबड़ और लकड़ी, तो देखो रबड़ कैसा होगा, सॉफ्ट होगा, लकड़ी कैसी होगी, हार्ड होगी। बट स्पंज और प्लास्टिक में जो है, देखो स्पंज मुलायम है पर प्लास्टिक कठोर हो सकता है, हो सकता है। देखो टच से जो है भ्रम पैदा होगा यहाँ पे, क्योंकि स्पंज इज सॉफ्ट, स्पंज कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। तो यहाँ पे जो है प्लास्टिक में फील हार्ड, प्लास्टिक जो है कई बार हार्ड भी होता है, सॉफ्ट भी होता है। तो कन्फ्यूजन यहाँ पे जो है, टच करने से कन्फ्यूजन पैदा होगी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, मान लीजिए किसी व्यक्ति की स्वर यंत्र की पेशियों में क्षति है, ठीक है, परंतु उसकी वाक तंतु संरचनात्मक रूप से अक्षत है, इससे ध्वनि उत्पन्न करने की उसकी क्षमता पर सबसे अधिक संभावित प्रभाव क्या होगा। ठीक है, जो उसकी स्वर यंत्र की पेशियों में जो क्षति हुई है, उसको जो है कुछ जो है डैमेज हुआ है, किसमें, उसके जो है लैरिंग्स जो होता है। देखो सपोज अ पर्सन हैज डैमेज टू द मसल्स ऑफ द लैरिंग्स, जो लैरिंग्स होता है, स्वर यंत्र जो होता है, उसमें उसको जो डैमेज हो गया है, ठीक है, परंतु उसकी जो वाक तंतु संरचनात्मक रूप से अक्षत है, जो उसका जो वोकल कॉर्ड्स है वो कैसा है, स्ट्रक्चरली इंटैक्ट है। ठीक है, कैसा है, वो संरचनात्मक रूप से अक्षत है। तो इसमें जो कौन सी ध्वनि उत्पन्न करने की उसकी क्षमता पर सबसे अधिक संभावित, ठीक है, तो कौन सा जो इसमें वोकल कॉर्ड्स आर स्ट्रक्चरली इंटैक्ट, व्हाट वुड बी द मोस्ट लाइकली इफेक्ट्स ऑन हिज एबिलिटी टू प्रोड्यूस साउंड। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। उसे अपनी ध्वनि के तारत्व को बदलने में कठिनाई, ही विल हैव डिफिकल्टी इन चेंजिंग द पिच ऑफ हिज वॉइस। ठीक है, जब उसके लैरिंग्स में क्या आ गई, उसको जो है डैमेज हो गया है, तो देखो उसका जो पिच होगा, उसको जो है डिफिकल्टी होगी चेंजिंग द पिच ऑफ हिज वॉइस, उसको जो है ध्वनि के तारत्व को बदलने में कठिनाई होगी। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आना था। वह निगलने में असमर्थ होगा, नहीं, वह बिल्कुल भी कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं कर पाएगा, ऐसा नहीं होगा, वह फुसफुसाने में असमर्थ होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आना था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन था, यदि किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ती है, ठीक है, ये तो हमने बहुत बार किया था, जबकि समान माध्यम से उसकी चाल नियत रहती है, तो उसके तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए साउंड वेव इंक्रीज while its speed remains constant in the same medium, what happens to its wavelength। ठीक है, यानी अगर जो है क्या बोल रहा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ए साउंड वेव इंक्रीजेज, अगर फ्रीक्वेंसी जो है क्या होती है, इंक्रीज होती है, तो वाई इट्स स्पीड रिमेन, स्पीड क्या रहती है, कांस्टेंट रहेगी, तो द सेम मीडियम व्हाट हैपन्स टू इट्स वेवलेंथ, इसके वेवलेंथ में क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो अगर अब हम देखें, देखो v इक्वल्स टू क्या होता था हमारा, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। ठीक है, तो इसमें आप खुद देखो, अगर ये फ्रीक्वेंसी जो है, अगर ये फ्रीक्वेंसी जो है इंक्रीज होती है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, तो वेवलेंथ क्या होगा, वेवलेंथ क्या होगा, घटेगा। क्यों, क्योंकि जो है जो v वेलोसिटी इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। ठीक है, इसमें अगर मैं वेवलेंथ इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा क्या, v अपॉन एफ। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, मान लो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, ठीक है, ये जो हमारा जो स्पीड अगर कांस्टेंट रहती है, मान लो यहाँ पे 10 है, मान लो 10 है, और फ्रीक्वेंसी जो है पहले थी 2, फिर देखो वेवलेंथ कितनी हो जाएगी, 5। अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा रही हूँ, मैंने यहाँ फ्रीक्वेंसी कर दी कितनी, 5 कर दी, तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, 10/5, तो ये हो जाएगी 2। तो हमारी वेवलेंथ घटती जाएगी, जितनी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, वेवलेंथ क्या होगी, घटेगी। तो इसमें आना था वेवलेंथ क्या होगा, घटेगी। तो ऐसा कहाँ है, यह बढ़ जाता, इंक्रीज नहीं होगा, यह घट जाता है, डिक्रीज। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अनचेंज्ड नहीं रहेगी, डी क्या था, इट बिकम्स 0 नहीं रहेगी, तो इसमें बी आना था इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक रंगीन विलयन एक्स नीले लिटमस को लाल कर देता है, जब विलयन वाई को एक्स में मिलाया जाता है तो लिटमस के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कौन सा निष्कर्ष सबसे उपयुक्त है। अ कलरलेस सॉल्यूशन एक्स टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, जो एक कलरलेस सॉल्यूशन है, वो कलरलेस सॉल्यूशन है एक्स, वो क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर रहा है। व्हेन सॉल्यूशन वाई इज, जब वाई सॉल्यूशन को ऐड कर रहे हैं हम एक्स में, इस एक्स में हम ऐड किया, देयर इज नो चेंज, तो कोई चेंज नहीं हुआ इन द कलर ऑफ लिटमस। विच कंक्लूजन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, तो कौन सा कंक्लूजन इसमें से जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या बोलता है, वाई एक्स से अधिक प्रबल,
अम्ल है कि वाई जो एक्स से अधिक प्रबल अम्ल है, ठीक है, या फिर यानी वाई इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन एक्स। सेकेंड ऑप्शन बोलता है एक्स कैन ओनली बी न्यूट्रलाइज्ड बाय डाइल्यूशन। सी बोलता है बोथ एक्स एंड वाई आर एसिडिक। और डी बोलता है वाई इज अ बेस दैट न्यूट्रलाइजेज एक्स। ठीक है, देखो एसिड बेस से भी देखो क्वेश्चन जो है घुमा फिरा के पूछा गया था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना था क्वेश्चन नंबर 23 का, इसका था ऑप्शन डी। ठीक है, देखो y क्या है हमारा, y एक बेस है। ठीक है, देखो जब तो आपने x को उसमें डाला, जब x डाला उसमें x कोई सॉल्यूशन डाला, ठीक है, वो क्या कर रहा था, ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर रहा था। x क्या कर रहा था, ब्लू को रेड में कर। जब आपने y सॉल्यूशन डाला इसमें x में, इसको y को x में ऐड किया, तो उसमें कोई चेंज नहीं आया, कलर में कोई चेंज नहीं आया, यानी नो चेंज इन द कलर ऑफ लिटमस, कोई चेंज नहीं है। इसका कारण क्या हो सकता है, वाई से कोई चेंज नहीं है, इसका मतलब वाई क्या था, हमारा एक बेस था। ठीक है, दैट जिसने जो है, इस वाई ने जो है, वाई जो बेस था, इसने क्या कर दिया, एक्स को जो न्यूट्रलाइज कर दिया, उदासीन कर दिया। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फ्लोएम उत्तक की कौन सी विशिष्ट विशेषता इसे पादपों में एक जटिल स्थायी उत्तक के रूप में वर्गीकृत करने को उचित ठहराती है। विच स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लोएम टिश्यू जस्टिफाइज इट्स क्लासिफिकेशन एज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इन प्लांट्स। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन में पूछा गया हमें जो फ्लोएम होता है हमारा, ठीक है, तो फ्लोएम उत्तक जो कौन सी उसमें विशिष्ट विशेषता होती है, उसमें स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है फ्लोएम में, जो जस्टिफाई करती है क्लासिफिकेशन एज अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इन प्लांट, जो स्थायी उत्तक के रूप में वर्गीकृत करने को उचित ठहराती है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए क्या था हमारा, इसमें खाद्य परिवहन के लिए एक साथ कार्य करने वाली एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं होती है। ठीक है, होती है। इट कंटेन्स मोर देन वन टाइप ऑफ सेल वर्किंग टुगेदर फॉर फूड, सही बात बोल रहा है। ठीक है, इट्स मेन फंक्शन इज फूड स्टोरेज, ये नहीं होगा, यह आसान और कुशल खाद्य परिवहन के लिए केवल एक ही प्रकार की कोशिका से बना होता है, ये भी गलत स्टेटमेंट है। इट प्रोवाइड्स ओनली मैकेनिकल सपोर्ट्स, ये भी गलत है। तो 24 का जो है करेक्ट आंसर था ऑप्शन ए। ठीक है, इसमें जो है खाद्य परिवहन के लिए एक साथ कार्य करने वाली एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं होती है।